हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम बेसिक फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का साइंस में क्या रोल है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक है। आल्सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। प्लीज़ उसको देखें और फिजिक्स का साइंस में क्या रोल है उसको समझिए। आज के लिए हमारे पास टॉपिक है बेसिक फोर्स इन नेचर। बेसिक फोर्सेस इन नेचर। हमारे नेचर में कौन सी बेसिक फोर्सेस हैं? साइंस में सबसे पहले देखें, लोअर क्लासेस में हम क्या देखते हैं, पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? इट इज़ जस्ट ए पुश और पुल। पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन बॉडी। हमारी फिजिक्स में मेन 4 टाइप्स की बेसिक फोर्सेस है। 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। and last one is weak nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 तरह की जो फोर्सेस हैं वो बेसिक फोर्सेस ऑफ फिजिक्स बोला जाता है इनको। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोअर स्टैंडर्ड से ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने देखा है कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ, अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे है, वो नीचे की तरफ जा रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर एप्लीकेबल होगी? जिस बॉडी के पास क्या होगा? मास। मास इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। जिन दो बॉडीज़ के पास, जिन पर्टिकुलर बॉडीज़ के पास मास होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए मेरे पास 2 बॉडीज़ है, M1 एंड M2। ओके, इन ये दोनों बॉडीज़ दोनों के पास मास है। एक के पास M1 है, दूसरे के पास M2 है। दोनों के ऊपर फोर्स लग रही है। मान लीजिए दोनों कितने डिस्टेंस पर सेपरेटेड है? इट इज़ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और दोनों पर फोर्सेस लग रही है से Fg इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg force is directly proportional to product of the masses। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा बॉडी के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दोनों बॉडीज जितनी ज़्यादा दूर जाती जाएंगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितने पास आएंगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सो दोनों को कंबाइन करें, हमारे पास आ गया Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल डाके कांस्टेंट लगाएंगे, डेट इज़ कैपिटल G, M1 M2 बाय r स्क्वायर। This is formula for gravitational force. Here G is called as gravitational universe constant. Gravitational universe constant. Gravitational universe constant. Okay, ये हमारे पास फार्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए दोबारा हमारे पास क्या होना चाहिए? वो बॉडीज़ जिनके पास क्या है? मास है। ओके, ये इसका एलिमेंट्री पार्टिकल आ गया। फिर हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस सभी के लिए
इस सब के लिए अगर ग्रेविटेशन फोर्स के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल मास है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए भी हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज आल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब दो कंडीशन है, इसको देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एंड मैग्नेटिक स्टैंड फॉर मैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट कर सकता है और मैग्नेटिज्म भी क्रिएट कर सकता है। कैसे? जब इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होगा वो क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा वो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। सो दोनों को कंबाइन कर कर क्या हमारे पास ब्रांच आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच। ओके, चाहे मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, चाहे मूविंग चार्ज हो, चाहे मूविंग चार्ज हो, चाहे नॉन मूवेबल चार्ज हो, दोनों में से फोर्स निकल सकती है, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके लिए एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है? that is electric charge. So electric charge is a force between two charges, say charge q1 and charge q2, separated by a distance r. Same by law of electrostatic force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, दोनों को कंबाइन करें, इट इज़ q1 q2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाएंगे स्मॉल के, q1 q2 बाय आर स्क्वायर। हियर k इज कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये हमारे पास दोनों फार्मूले आगे ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए। ग्रेविटेशन फोर्स मास के ऊपर डिपेंड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? चार्जेस के ऊपर। ओके, जितना यहाँ से देखिए, जितना ज़्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा फोर्स की टेंडेंसी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा सेपरेशन होगी उतनी फोर्स कम, जितने पास होंगे उतनी ही फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर आ गया हमारे पास थर्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमें पता है हमारे पास एटम है, एटम के इनसाइड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। और प्रोटॉन न्यूक्लियस के इनसाइड जो फोर्सेस होंगी डेट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस पैदा हो रही हैं वो क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, इट इज़ विद इन न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस। इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा स्टडी नहीं है, डिटेलिंग स्टडी नहीं है, मींस इस लेवल तक ज़्यादा स्टडी नहीं है। और वीक न्यूक्लियस इट इज़ आल्सो विद इन न्यूक्लियस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आगे चलकर देखते हैं। विद इन न्यूक्लियस। ओके, ये आ गया कोर्स, किसकी वजह से ये फोर्स क्रिएट हो सकती हैं? ग्रेविटेशन फोर्स मास की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। आगे इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ड्यू टू मास, इट इज electromagnetic force it is due to electric charge. Both are within nucleus, ओके। फिर नेक्स्ट हम बात करें रेंज की। रेंज, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, दोनों ही क्या है? लॉन्ग रेंज।
लॉन्ग रेंज फोर्सेस, काफ़ी दूर तक वो अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। शॉर्ट रेंज फोर्स न्यूक्लियस के अंदर है, विद इन 10⁻⁻15 मीटर के अंदर अंदर ही इसका इन्फ्लुएंस होता है, ऑब्जर्व की जा सकती है। ओके, फिर आ गया नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव क्यों है? M1 M2 दोनों केसेस में ये अपनी तरफ ही खींचती है फोर्स को, इसके लिए ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज़ ड्यू टू चार्जेस। चार्जेस हमारे पास पता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर सेम चार्जेस आ गए देन इट इज़ रिपल्सिव, अगर ऑपोजिट आ गए देन इट इज़ अट्रैक्टिव। सो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, वो रिपल्सिव भी हो सकती हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस एंड short nuclear force and weak nuclear force, it is also both attractive forces, दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्सेस है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस को तोड़ना आसान नहीं है। सो न्यूक्लियस से छोटा कोई एलिमेंट्री पार्टिकल तोड़कर इस रेंज से नीचे हम जा नहीं सकते, इनका नेचर भी अट्रैक्टिव भी होता है। इसके बाद आ गया हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखें ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है या वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है ये, क्यों? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गर, क्यों? ओके, मैं पेन यहाँ से फॉल कर रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। अब मैं पेन के साथ यहाँ पर लिख रहा हूँ पेपर के, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, मेरी इंक पेपर के ऊपर लग रही है। ओके, पेपर के ऊपर लग रही है, ये छोटा सा पेपर इस इंक को पकड़े हुए है, बट ये इंक और पेपर के बीच एक फोर्स ऐसी होगी जिस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं करी, अगर करी होती ये इंक उसकी तरफ जाती। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। कितनी स्ट्रॉन्ग है? 10⁻36 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन फोर्स से। आगे इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 10⁻100 टाइम्स को 10⁻2 टाइम्स कह सकते हैं हम। ओके, फिर आ गया हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होती हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होती हैं? कम होती है। नियर अबाउट हम कह सकते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जितनी ही इफ़ेक्टिव होती है। फिर हम बात कर रहे थे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, बट वीक न्यूक्लियर फोर्स तब निकलती है जब न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेक होता है। जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा तब वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसे बीटा डिके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब टूटते हैं, जब न्यूक्लियस टूटता है, जो फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जहाँ तक था हमारे पास नेचर में कौन सी फोर्स पाई जाती है और उसका नेचर कैसे है। थैंक यू सो मच। Over the hills and far from mine, she's waiting for love.